बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, ये y की वैल्यूज़ और ये y की प्रोबेबिलिटी जिनका टोटल 1 आ रहा था पहले आपने देखा था। अब इसकी हमने एक्सपेक्टेशन मार्जिनल एक्सपेक्टेशन लेनी है, तो आप y एच एफ वाई ज़रब देंगे y और एच एफ वाई को, यानी कि 1 को 0.25 से ज़रब दी 0.25, 3 को 0.5 से ज़रब दी 1.5, 5 को 0.25 से ज़रब दी तो 1.25, इन दोनों को इन सब को जमा कर लें तो y एच एफ वाई का जो टोटल होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होता है। तो ये बेटा आपके पास 3 आ गया। आगे इसमें मैंने टोटल आपको क्रिएट करके दे दिए हैं जो हर तरह के जिसमें सवाल बन सकते हैं। ये सारे नहीं आएंगे एग्जाम में, इसमें से कुछ आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का मतलब कि हर एक्स वाई का जोड़ा आपने लेना है। तो ये देखें, इसका होता है कि एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, इन सब को लेकर आपने इनका टोटल ले लेना है। तो आप देखें ज़रा, ये देखें, ये एक्स है, ये वाई, इनको ज़रब दें तो ये हो गया 2 और 1 हो गया, और इसकी प्रॉबिलिटी क्या है, ये है, उसको ज़रब दें। अब किसी एक तरफ से आप चल पड़ो ना, जैसे 2 और 3 है, 2 3 को ज़रब दे के साथ में इसकी प्रॉबिलिटी 0.20 को ज़रब दे, 2 और 3 को से 0.20, फिर बेटा 2 को 5 को ज़रब दे के साथ में इसकी प्रॉबिलिटी 0.1 से ज़रब दे दो। ठीक है बेटा, 4 और 1 को ज़रब दे के 0.15 से ज़रब देते हैं, 4 और 3 को ज़रब दे के 0.3 से ज़रब देते हैं। उनकी प्रॉबिलिटी जो भी उनके, देखो 3 और 4 के इंटरसेक्शन पे ये 0.3 आता है ना, इसलिए 4 और 5 के इंटरसेक्शन पे ये 0.15 आता है। तो 4 और 5 इन सब को बेटा जमा करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई आ जाए तो हमें फ़ौरन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई फाइंड कर लेना चाहिए। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये मार्जिनल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, ये मार्जिनल एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, ये सारी चीज़ें हम तीनों ऊपर फाइंड करके आए हुए हैं। तो ये इसका आंसर बेटा 9.6, इसका 3.2, इसका ये, और इसको आपने सॉल्व किया, इसका आंसर भी जो है ना ये आ गया 9.6 माइनस 9.6 इक्वल टू 0 आ गया। जब इसका आंसर 0 आ जाए इसका मतलब होता है तो एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 3। वो कहता है वाई 3 हो तो एक्स की कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स गिवन 3 आपने लेना है। जी बेटा, अब हमने फाइंड करना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई। फार्मूला पहले आपको ये बता चुका हूँ, तो लिहाजा हमें इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। एच एफ वाई कैसे होगा कि वाई के सामने वालों का टोटल ऐसे करने से, ये एच एफ वाई हो गया। ठीक है ना, अब वाई तो उसने 3 दिया हुआ है, तो हमने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जहाँ जहाँ वाई था वहाँ 3 रख दिया। तो एच एफ 3 होगा 3 के सामने, ये एच एफ 3 है 0.5। ठीक है, वो नीचे 0.5 हमने लिख देते हैं, ऊपर एक्स 3 है। अब जो एक्स 3 है ना वो एक्स और वाई 3, एक्स वैसे ही और वाई 3, तो वो आपको मिलेंगे वाई 3 से, ये मिलेंगे आपको 2 3 4 3, ये 2 है, ये वाले 0.2 और 0.3। बस इनको बेटा ये जो 0.2 और 0.3 हैं, ठीक है ना, 0.2 और 0.3, इन दोनों को आपने इस पे ज़रा दे देनी है 3 से, देखो ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स 3 है और एक्स आपका है 2 और 4, तो है ना, तो इसका मतलब 2 3 को भी आपने एच एफ 3 से डिवाइड करना है, जो कि ये बड़ा हुआ है 2 3 का मतलब कि एक्स 2 और वाई 3, ये वाली जो चीज़ होती है। तो इसको बेटा आपने डिवाइड किया 0.5, इसको 0.5 से, ये 0.4 आ गया, 0.6 टोटल 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाकई ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये x है और ये x गिवन 3 है। आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लेनी है तो कोई मसला नहीं है, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई ना, 2 पे 0.4 और 4 पे 0.6। तो एक्सपेक्टेशन बेटा जिसकी लेनी होती है आपको पता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस उस वेरिएबल को उसकी प्रॉबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक्स एफ ऑफ एक्स कर देते हैं, उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कि उसका टोटल जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो इनके प्रोडक्ट की ये वाला जो प्रोडक्ट आया एक्स और एफ ऑफ एक्स गिवन 3 का, ये उसकी कंडीशनल बेटा एक्सपेक्टेशन है। और सेम अब हमने वाई के लिए करना है, ये भी वही सेम है, आप देख लें कंडीशन पॉइंट वाई गिवन x2, तो आपने x2 वाला कॉलम आपने लेना था, तो मैंने ये सिर्फ वाई x2 ये क्योंकि y है तो y 135 मैंने ले लिया, और x जो है ना वो बेटा वो है 2। ठीक है ना, यहाँ मैंने ऐसे इसको मुझे 2y लिखना चाहिए था वहाँ पे बेटा, ये थोड़ा सा वन मोमेंट मैं आपको भी समझाता हूँ बेटा, वन मोमेंट। जैसे था ना ये वाला, ये देखिए
ये एक्स था, ये एक्स आपने ले लिए थे, फिर आपने एफ ऑफ एक्स थ्री को एच ऑफ थ्री पे किया, और इस तरीके से आप ये वाई है ना बेटा, एफ ऑफ वाई टू आपने करना है, एफ ऑफ एक्स आपका 2 है, एक्स आपका 2 है, तो यहाँ ना 2 को पहले ले आएँ, वाई को बाद में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 को पहले ले आएँ, वाई को बाद, नीचे मैंने बेटा ऐसे ही किया हुआ है, देखो एक्स 2 2 2, तो मैं ये इसको आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्योंकि PDF फाइल है ये, मैं इसको भी करेक्ट नहीं कर सकता। आपने 2 लेफ़्ट पे ले आना, वाई को बेटा राइट पे ले आना, यहाँ भी 2 को लेफ़्ट पे ले आना, वाई को बेटा राइट पे ले आना, तो बाकी सही है। ये देखें अब वाई चेंज हो रहा है ना, y1 f2 1 लेना है, 2 3 लेना है, 2 5 लेना है, ये सारी चीज़ें आपके बाइवेरिएट टेबल के अंदर पड़ी हुई हैं, वहीं से आपने उठा लेनी है। ये देखिए ये पड़ी हुई है 2 1 2 3 2 5, 2 1 2 3 2 5 आपके 0.1 0.2 0.1 है, 0.1 0.2 ये पड़े हुए, और आपने इसको डिवाइड करना था g ऑफ 2 पे, तो g ऑफ x बेटा आपने ऊपर लिया ही हुआ है, g ऑफ x, ये देखें g ऑफ x आप पे जा रहे हैं, तो g ऑफ x में एक g ऑफ 2 होता है, एक g ऑफ 4, तो g ऑफ 2 आपने यहाँ पे 0.4 है, तो इन दोनों को आपने ये जो वैल्यूज़ आपने पॉइंट आउट की थी इनको 0.4 पे आपने डिवाइड किया बेटा, 0.4 को तीनों को 0.1 0.2 और 0.1 को 0.4 0.4 0.4 को डिवाइड किया, 0.25 0.5 0.25 टोटल फिर 1 होगा। इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसकी आपने जब कंडीशनल एक्सपेक्टेड लेनी है तो इस वाई को और एफ ऑफ वाई को, ये देखो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज़ थी, ये मैंने इसको अरेंज कर लिया, एफ ऑफ वाई गिवन 2 और ये वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई बस करना कर दिया, वाई एफ ऑफ वाई 2, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे किया तो 1.5 को इससे किया तो 1.2, इन सारों को आपने फिर जमा कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आ गई वाई गिवन 2 की। अब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपने दोबारा से वही बाइवेरिएट टेबल जो उसने हमें दिया हुआ ना, ये वैल्यूज़ हमारी गिवन है, रकमें आएंगी, ये रकमें आएंगी, हमने टोटल ऐसे खुद कर लेने हैं, टोटल कर लिया, इस तरफ के टोटल भी कर लेने हैं, कॉलम वाइज टोटल भी कर लिए, रो वाइज टोटल भी कर लिए। अब हमने देखना ये है, ये देखो बेटा 0.1 है ना, ये देखो 0.1, क्या 0.1 का जो टोटल है इसके अगेंस्ट आ रहा है, कॉलम टोटल और जो रो टोटल, इन दोनों को ज़रूर दो, 0.25 और 0.4 को ज़रूर दो, क्या 0.1 आता है, ये आपने चेक करना है, हर एक के लिए चेक करना है। जैसे 0.15 है तो आपने देखना 0.2 और 0.6 का जो प्रोडक्ट है वो 0.15 आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये जैसे 0.2 आ गया तो इसका रो टोटल 0.5 है, कॉलम टोटल 0.4 है, तो 0.5 और 0.4 का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो क्या 0.2 आता है। फिर आप 0.3 पे आ जाएँ तो आपने देखना है कि 0.5 और 0.6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या 0.3 आता है, 2 आता है। इस तरीके से बेटा आपने ये 0.1 है, इसको चेक करना है, तो इसका रो टोटल, इसका कॉलम टोटल, तो 4 और 0.4 और 0.25 को ज़रूरत दें तो क्या 0.1 आता है, ये आपने चेक करना है। 0.6 और 0.25 को ज़रूरत दें तो क्या 0.15 आता है, ठीक है, ये बेटा आपने चेक करना है। तो वो कहता था सेम वाज वेरीड फॉर द रेस्ट ऑफ द, हर पेयर के लिए आपने चेक करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 दफ़ा आपने चेक करना है कि क्या ये 0.4 0.25 का टोटल 0.1 आता है, ठीक है ना, 0.4 0.5 का टोटल 0.2 आता है, क्या 0.4 0.25 का टोटल 0.1 आता है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएँ, 0.6 0.25 का टोटल 0.15 आता है, 0.6 0.5 का टोटल नहीं बेटा प्रोडक्ट, I'm सॉरी मैं टोटल बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट का देना था। ये देखो दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी, ये देखें 0.4 और 0.25 का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या 0.1 आता है, 0.4 और 0.5 को ज़रूरत दें तो 0.2 आता है, 0.4 और 0.25 को ज़रूरत दें 0.1 आता है। फिर इस तरह से यहाँ से 0.6 और 0.25 को ज़रूरत दें 0.15 आता है, 0.6 और 0.5 को ज़रूरत दें 0.3 आता है, 0.6 और 0.25 को ज़रूरत दें 0.15 आता है। अगर ये सारों का आंसर यस में है, ये आता हो आंसर, अगर प्रोडक्ट का आंसर ये वाला आता हो सेल के अंदर वाला आंसर, तो इसका मतलब ये होगा इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से कोई एक भी इक्वल ना आता हो तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये 6 दफ़ा इक्वल आना चाहिए, 6 दफ़ा। ये देखो 2 वैल्यूज़ एक्स की हैं, 3 वैल्यूज़ वाई की हैं, 3 दूनी 6, ये 6 के लिए आपने चेक 6 चेकिंग होगी। अगर 6 में से 5 चेकिंग ओके हो गई, एक ना हुई, तो फिर भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे ही आपको कोई हो जाए कि एक नहीं आया, जैसे ही एक भी 9 में आ जाए ना आंसर कि वो इक्वल ना हो, तो आपने उसी पे कह देना कि ये इक्वल नहीं है। तो ये एक के लिए मैंने करके आपको दिखाया, जैसे ये देखें GF4 HFI, ये GF ये करके दिखाया आपको, ये 0.15 है ना इसका आंसर। ये देखें 0.2 और 0.6 को ज़रूरत दें तो 0.15 आता है, तो f(4y), ये f(4y) x का आंसर होगा, f(4y) इसको कहते हैं। तो इस तरह से आपने सिर्फ इसको नहीं चेक किया, 6 के 6 सेल को चेक करके आपने इंडिपेंडेंट करना है। और कोई एक भी इसमें से अगर ये ना आ रहा हो
तो आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते।